21 दिनों में मैं कैलाश पर्वत पर था। मैं मुश्किल से बोल पा रहा था। मैंने उस पर्वत की एक झलक देखी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं लगभग 10 से 15 साल छोटा हो गया था। कैलाश पर्वत पूर्ण शांति में खड़ा है, अछूता, अनछुआ और अनसुलझा। हजारों वर्षों से हिमालय की गहराई में छिपा यह विशाल काला पिरामिड खोजकर्ताओं को भयभीत करता रहा है, वैज्ञानिकों को मोहित करता रहा है और दुनिया भर से तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता रहा है। आज तक कोई भी इंसान आधिकारिक तौर पर इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसा इसलिए नहीं कि किसी ने कोशिश नहीं की, बल्कि इसलिए कि इस पहाड़ में कुछ ऐसा है जो लोगों को इसके बहुत करीब जाने से रोकता है। पर्वतारोहियों ने अचानक बीमार पड़ने, अजीब आवाजें सुनने, समय का गायब हो जाने और इस बात का प्रबल एहसास होने की शिकायत की है कि उन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए था। यहां तक कि उपग्रह भी इस क्षेत्र के आसपास की विचित्र चुंबकीय गतिविधि को समझाने में असमर्थ हैं। डेनिनेट्स वमैंडित हैं और अब तिब्बती भिक्षु जो दशकों से कैलाश पर्वत के पास रह रहे हैं, आखिरकार इस बारे में खुलकर बोल रहे हैं कि उनके अनुसार वास्तव में पर्वत के अंदर क्या छिपा है। लेकिन कैलाश पर्वत से जुड़े भयानक रहस्य को उजागर करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि कुछ प्राचीन रहस्य दुनिया के सामने प्रकट नहीं होने चाहिए थे। आप जो सुनने वाले हैं वह न तो पौराणिक कथा है, न ही कल्पना है और न ही पहाड़ों से जुड़ी कोई और कहानी है। यह पता असह्य पृथ्वी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है और शोधकर्ता जितना गहराई से छानबीन करते हैं, यह उतना ही रहस्यमय होता जाता है। यह वह पर्वत है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ा है। जब आप कैलाश पर्वत को दूर से देखते हैं तो यह किसी प्राकृतिक पर्वत की तरह कम और जानबूझकर निर्मित पर्वत की तरह अधिक प्रतीत होता है। यह इतनी पूर्णतया सम्मिलित है कि प्रकृति के लिए इसे स्वयं प्राप्त करना लगभग असंभव लगता है। कैलाश से कहीं अधिक ऊंचे और खतरनाक पर्वतों पर मनुष्य चढ़ाई कर चुके हैं। एवरेस्ट पर 10,000 से अधिक बार चढ़ाई की जा चुकी है। केदो, जिसे कई पर्वतारोही एवरेस्ट से कहीं अधिक खतरनाक मानते हैं, पर दर्जनों बार चढ़ाई की जा चुकी है। लेकिन कैलाश पर्वत, जो तकनीकी रूप से दुनिया की 100 सबसे ऊंची चोटियों में भी शामिल नहीं है, पर आज तक सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं की जा सकी है। और ऐसा कोशिशों की कमी के कारण नहीं है। सदियों से कई अभियान दल शिखर तक पहुंचने का प्रयास कर चुके हैं। उनमें से प्रत्येक या तो स्वेच्छा से वापस लौट आया है या उन परिस्थितियों के कारण अपना प्रयास छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है, जिन्हें वे पूरी तरह से समझा नहीं पाए हैं। 2001 में हिंदू और बौद्ध धार्मिक समूहों के अनुरोध पर चीन ने आधिकारिक तौर पर कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वे इस पर्वत को पवित्र मानते हैं। लेकिन इस प्रतिबंध से पहले भी इस पर्वत ने शिखर पर पहुंचना असंभव होने की ख्याति अर्जित कर ली थी। पर्वतारोहियों ने अचानक और अप्रत्याशित रूप से होने वाले मौसम में अत्यधिक बदलाव की सूचना दी। कुछ अन्य लोगों ने उन ऊंचाइयों पर अजीब तरह की दिशाहीनता और भ्रम की स्थिति का अनुभव किया, जहां उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए था। कुछ ने बताया कि चाहे वे कितनी भी देर तक चढ़ाई करते रहे हों, उन्हें शिखर के करीब पहुंचने का कोई आसार नहीं दिखाई दिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो पर्वत पर चढ़ना ही न चाहता हो, और इस भावना को दूर करना बहुत कठिन था। विश्व की नदी, अब यहीं से चीजें सचमुच विचित्र होने लगती हैं। कैलाश पर्वत की तलहटी में मानसरोवर झील स्थित है, जो 4,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। कैलाश के आसपास के क्षेत्र से एशिया की 4 सबसे महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं: सिंधु,
ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाली, ये सभी नदियां कैलाश क्षेत्र से बाहर की ओर बहती हैं और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों मुख्य दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। ये चारों नदियां मिलकर भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लगभग 2 अरब लोगों को पानी उपलब्ध कराती हैं। इस पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इसे पृथ्वी पर सबसे असाधारण जल वैज्ञानिक संयोगों में से एक बताया है। एक ही पर्वत के पास उद्गम स्थल से निकलने वाली 4 विशाल नदियों का बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बहना प्राकृतिक भूगोल के बारे में हमारी समझ के लगभग विपरीत है। सामान्य परिस्थितियों में नदी प्रणालियां इस तरह व्यवहार नहीं करती। पुराणों नामक प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वास्तव में इस घटना का वर्णन आधुनिक विज्ञान द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने से हजारों वर्ष पहले किया गया था। इन ग्रंथों में कैलाश को विश्व के चारों कोनों में बहने वाली 4 महान नदियों का स्रोत बताया गया है। बहुत लंबे समय तक इतिहासकारों ने इसे एक पौराणिक कथा माना। फिर उपग्रह मानचित्रण ने पुष्टि की कि नदियां वास्तविक थीं और उनके स्रोत ठीक उसी स्थान पर थे जहां प्राचीन ग्रंथों में उनका उल्लेख किया गया था। इससे एक बहुत ही असहज प्रश्न खड़ा हो गया। हजारों साल पहले लिखने वाले लोगों को तिब्बत के उस दूरस्थ कोने की सटीक भौगोलिक बनावट के बारे में कैसे पता था, जहां वे लगभग निश्चित रूप से कभी नहीं गए थे? कैलाश पर्वत के पास स्थित मठों में रहने वाले तिब्बती भिक्षुओं ने पीढ़ियों से जो कुछ भी जाना है उसका विस्तृत मौखिक रिकॉर्ड रखा है। ये रिकॉर्ड सदियों पुराने हैं और इनमें उन घटनाओं का वर्णन है जिन्हें भिक्षुओं ने प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया है। हाल के वर्षों में विशेष रूप से कई वायरल वैज्ञानिक चर्चाओं के बाद, कैलाश में बढ़ती वैश्विक रुचि के बाद, इनमें से कुछ भिक्षुओं ने इन वृत्तांतों के कुछ हिस्सों को पहले से कहीं अधिक सार्वजनिक रूप से साझा करना शुरू कर दिया है और उनका वर्णन बेहद विचलित करने वाला है। विभिन्न मठों के कई भिक्षुओं ने स्वतंत्र रूप से पर्वत के पास इसी तरह के अनुभव की सूचना दी है। ऐसा लगता है कि वहां समय अलग तरह से चलता है, किसी अस्पष्ट काव्यात्मक अर्थ में नहीं, बल्कि एक मापने योग्य शाब्दिक अर्थ में। पहाड़ों के पास लंबे समय तक रहने वाले भिक्षु बताते हैं कि उनके बाल और नाखून असाधारण गति से बढ़ते हैं, जो सामान्य जैविक प्रक्रियाओं की तुलना में कहीं अधिक तेज है। कुछ विवरणों में बताया गया है कि कैलाश पर्वत के पास रहने के 1 या 2 दिन के भीतर ही नाखूनों और बालों की वह वृद्धि होने लगती है जिसमें सामान्यतः कई सप्ताह लग जाते हैं। पिछले 2 दशकों में कैलाश क्षेत्र का दौरा करने वाले कई पश्चिमी शोधकर्ताओं ने भी इसी तरह की घटनाओं की सूचना दी है। 2000 के दशक की शुरुआत में उस क्षेत्र का दौरा करने वाले रूसी वैज्ञानिकों के एक समूह ने दावा किया कि पहाड़ के पास रहने के दौरान उनकी उम्र तेजी से बढ़ी है। कुछ ने बताया कि नाखूनों की वृद्धि, जिसमें आमतौर पर 2 से 3 सप्ताह लगते हैं, केवल 12 घंटों में हो गई थी। अब यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि इन विवरणों को नियंत्रित प्रयोगशाला स्थितियों के तहत वैज्ञानिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है, लेकिन यह तथ्य कि बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग युगों और दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से एक ही घटना की रिपोर्ट कर रहे हैं, इसे यूं ही खारिज करना बहुत मुश्किल है। भिक्षुओं ने इसे एक नाम दिया है, वे इसे पहाड़ की सांस कहते हैं। उनका मानना है कि कैलाश बाकी दुनिया की तुलना में समय की एक अलग आवृत्ति पर विद्यमान है और इसके बहुत करीब जाने से आप उसी आवृत्ति में खिंच जाते हैं। आवृत्ति अस्थायी रूप से। कैलाश पर्वत के बारे में वह विवरण जो यहां मौजूद नहीं होना चाहिए, वह वास्तव में दशकों से भूवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को परेशान करता रहा है। यह पर्वत एक पूर्ण पिरामिड के आकार का है, लगभग पिरामिड जैसा नहीं, सामान्य अर्थों में पिरामिड जैसा नहीं, बल्कि एक आश्चर्यजनक रूप से सटीक 4 पक्षीय पिरामिड, जिसके फलक लगभग सटीक रूप से दिशाओं के अनुरूप हैं और सभी तरफ के कोण उल्लेखनीय रूप से एक समान हैं।
प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचनाओं में इस प्रकार की स्वच्छ सटीक समरूपता लगभग कभी नहीं पाई जाती। पर्वत विवर्तनिक टकराव अप्रदन और ज्वालामुखी गतिविधि के माध्यम से बनते हैं, जो अव्यवस्थित अराजक बल हैं और टेढ़े मेढ़े अनियमित आकार उत्पन्न करते हैं। कैलाश पर्वत में जिस प्रकार की स्वच्छ सटीक समरूपता दिखाई देती है, वह भूविज्ञान द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं होती है। रूसी शोधकर्ता अर्नस्ट मुल्दाशेव, जिन्होंने 1990 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के दशक के आरंभ में कैलाश क्षेत्र में कई वैज्ञानिक अभियानों का नेतृत्व किया, ने एक ऐसा दावा किया जिसने भारी विवाद उत्पन्न किया। अपने अध्ययन के बाद उन्होंने तर्क दिया कि कैलाश पर्वत मानव निर्मित या कम से कम कृत्रिम रूप से परिवर्तित संरचना होने के संकेत देता है। एक पिरामिड जिसका निर्माण एक प्राचीन सभ्यता द्वारा इतने पुराने समय में किया गया था कि प्राकृतिक दुनिया ने धीरे धीरे इसे वापस अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने पर्वत की सतहों में ज्यामितीय सटीकता की ओर इशारा किया और कैलाश के आसपास मौजूद कई छोटी पिरामिड के आकार की संरचनाओं की ओर भी, जो इसकी संरचना को प्रतिबिंबित करती प्रतीत होती हैं। मुख्यधारा के वैज्ञानिक समुदाय ने इस सिद्धांत को बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया और यह अभी भी अप्रमाणित है। लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने पिरामिड सिद्धांत को खारिज किया, वे भी मानते हैं कि पर्वत की समरूपता असाधारण रूप से आकर्षक है और इसे मानक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से समझाया नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत का वर्तमान स्वरूप किस कारण से है, इस विषय पर चर्चा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। यहाँ की बर्फ की दीवार पूरी तरह से प्रमाणित और दस्तावेजी रूप से प्रमाणित है और यह अपने आप में कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। हालांकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई मात्र 6,638 मीटर है, जो कि अन्य पर्वतों पर अनुभवी पर्वतारोहियों द्वारा नियमित रूप से प्राप्त की जाने वाली ऊंचाई है, फिर भी इसका ऊपरी भाग व्यावहारिक रूप से दुर्गम प्रतीत होता है। इसका कारण केवल चीन द्वारा पर्वतारोहण पर लगाया गया प्रतिबंध ही नहीं है। प्रतिबंध से पहले कई कुशल पर्वतारोहियों ने पर्वत की ऊपरी ढलानों तक पहुंचने का प्रयास किया था और उन सभी को एक ही समस्या का सामना करना पड़ा रहा था। कैलाश की ऊपरी दीवारों पर जमी बर्फ सामान्य हिमनदी बर्फ से भिन्न संरचनाओं में बनती है। कोण बहुत अधिक तीव्र हैं, सतहें बहुत अधिक ऊर्ध्वाधर हैं और बर्फ बहुत ही अप्रत्याशित रूप से खिसकती रहती है। 2001 से पहले कैलाश पर्वत की चोटियों पर चढ़ाई के लिए मार्ग तलाशने वाले कई अभियान नेताओं ने बताया कि पर्वत सक्रिय रूप से आगे बढ़ने का विरोध करता प्रतीत होता था और जो मार्ग दूर से व्यवहार्य प्रतीत होते थे, वे निकट आने पर अप्रत्याशित रूप से दुर्गम हो जाते थे। मौसम का भी एक मुद्दा है। कैलाश पर्वत की चोटी के आसपास की वायुमंडलीय परिस्थितियां बेहद अप्रत्याशित होती हैं। कैलाश क्षेत्र में कुछ ही मिनटों में साफ आसमान भयंकर तूफानों में बदल सकता है, जिसे अनुभवी हिमालयी पर्वतारोही इस तरह से वर्णित करते हैं कि यह उसी पर्वत श्रृंखला की अन्य चोटियों पर उनके द्वारा अनुभव की गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग है। ये तूफान स्थानीय स्तर पर ही केंद्रित प्रतीत होते हैं, विशेष रूप से पहाड़ के आसपास ही, और वे लगभग बिना किसी चेतावनी के आते हैं। तिब्बती भिक्षुओं को इनमें से कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगता। वे हमेशा से यही दावा करते आए हैं कि इस पर्वत की सक्रिय रूप से रक्षा की जाती है, न कि मानवीय हाथों से, बल्कि उन शक्तियों द्वारा जो ऐसे नियमों का पालन करती हैं जिन्हें मनुष्य पूरी तरह से नहीं समझते हैं। कैलाश पर्वत के चारों ओर छिपी हुई झीलें और भूमिगत सिद्धांत दो असाधारण झीलें हैं जो लगभग अगल बगल स्थित हैं। हिंदू धर्म में पृथ्वी के सबसे पवित्र जल निकायों में से एक माने जाने वाले मानसरोवर झील
और इसके ठीक बगल में स्थित खारे पानी की झील राक्षसताल झील। ये दोनों झीलें भूमि की एक संकरी पट्टी से अलग होती हैं और इनके गुण लगभग विपरीत हैं। मानसरोवर एक मीठे पानी की झील है जो शांत और स्थिर है। राक्षस स्थल खारा, ऊबड़ खाबड़ और हवादार है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मानसरोवर को देवताओं की झील और राक्षस राजा रावण की झील के रूप में वर्णित किया गया है। यहां तक कि उनकी भौतिक विशेषताएं भी इस प्राचीन वर्णन को प्रतिबिंबित करती प्रतीत होती हैं। लेकिन हाल ही में जिस बात ने गंभीर वैज्ञानिक ध्यान आकर्षित किया है वह यह है कि कैलाश क्षेत्र के सोनार अध्ययन और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों से पर्वत के नीचे बड़े भूमिगत कक्षों और सुरंगों के जाल की संभावित उपस्थिति का संकेत मिला है। ये निष्कर्ष प्रारंभिक हैं और इनकी पूरी तरह से जांच या पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कैलाश क्षेत्र के असामान्य भूकंपीय गुणों की जांच करने वाली भूवैज्ञानिक रिपोर्टों में इनका उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है और जिस तरह से भूकंपीय तरंगें पर्वत से होकर गुजरती हैं, उससे पता चलता है कि इसका आंतरिक भाग अन्य पर्वतों की तरह पूरी तरह से ठोस नहीं हो सकता है। तिब्बती भिक्षु सदियों से कैलाश पर्वत के नीचे भूमिगत कक्षों के बारे में बात करते रहे हैं। बौन परंपरा में पहाड़ों के नीचे छिपी हुई भूमि का विस्तृत वर्णन है जिसे वे पवित्र स्थान कहते हैं, जहां केवल वे लोग ही पहुंच सकते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक विकास का पर्याप्त स्तर प्राप्त कर लिया है। लंबे समय तक इन्हें विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक रूपकों के रूप में ही समझा जाता था। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों ने इन कक्षों के अस्तित्व को साबित नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इन्हें पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया है। 2025 में क्या सामने आया? 2025 में कैलाश क्षेत्र के मठों के तिब्बती विद्वानों और वरिष्ठ भिक्षुओं के एक समूह ने सार्वजनिक बयान दिए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया। अनुवादकों के माध्यम से बोलते हुए उन्होंने अपने मठवासी वंशों से प्राप्त वृत्तांतों का वर्णन किया, ऐसे वृत्तांत जो उनके अनुसार सैकड़ों वर्षों से सावधानीपूर्वक संरक्षित किए गए हैं, लेकिन उनके समुदायों के बाहर शायद ही कभी साझा किए गए हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत को पारंपरिक अर्थों में पर्वत के रूप में नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय स्तंभ के रूप में वर्णित किया, एक ऐसा बिंदु जहां भौतिक दुनिया और अस्तित्व के अन्य आयाम एक दूसरे को काटते हैं। उन्होंने समझाया कि कैलाश पर्वत के पास लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली घटनाएं जैसे समय का विरूपण, दिशा भ्रम और पर्वतारोहण की असंभवता आकस्मिक नहीं है। ये घटनाएं कैलाश के स्वरूप के बारे में, उनकी परंपरा में हमेशा से कही गई बातों के अनुरूप हैं। यह पर्वत भौतिक नियमों का पालन नहीं करता क्योंकि यह पूरी तरह से भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने पिरामिड के आकार पर भी सीधे तौर पर चर्चा की। बोन परंपरा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैलाश का आकार प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे मानव इतिहास दर्ज होने से बहुत पहले उन शक्तियों द्वारा दिया गया था जिन्हें उनकी परंपरा मानव नहीं बताती है। वे यह दावा नहीं करते कि उन्हें ठीक ठीक पता है कि वे शक्तियां क्या थीं, लेकिन वे इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि पर्वत का आकार जानबूझकर बनाया गया है। ये दावे निश्चित रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक हैं और इन्हें वैज्ञानिक तरीकों से सत्यापित नहीं किया जा सकता है, लेकिन भिक्षुओं का यह तर्क काफी हद तक तर्कसंगत है। कैलाश पर्वत पर अब तक लागू की गई वैज्ञानिक पद्धतियों से इसकी समरूपता, समय की धारणा पर इसके प्रभाव, इसकी नदियों या इस पर चढ़ाई के प्रतिरोध के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाए हैं। रहस्य वास्तव में अनसुलझा ही है। 2026 में क्या सामने आएगा? अगर 2025 वह वर्ष था जब भिक्षुओं ने बोलना शुरू किया, तो 2026 वह वर्ष है जब दुनिया ने वास्तव में सुनना शुरू किया। 2026 की शुरुआत में
भारत, रूस और जापान के शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने कैलाश क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए ग्लोबल अर्थ साइंसेज रिव्यू को एक संयुक्त भूवैज्ञानिक अध्ययन औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया। यह कोई मामूली प्रकाशन या किसी स्वतंत्र ब्लॉगर की रिपोर्ट नहीं थी। यह प्रमाणित वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत एक सहकर्मी समीक्षित शोध पत्र था, जिन्होंने पर्वत के आसपास के क्षेत्र से डेटा एकत्र करने में लगभग 3 वर्ष बिताए थे। उनके निष्कर्ष आश्चर्यजनक थे। इस अध्ययन ने पिछले किसी भी शोध की तुलना में अधिक विश्वास के साथ इस बात की पुष्टि की कि कैलाश पर्वत का भूकंपीय संकेत हिमालय श्रृंखला के अन्य सभी पर्वतों से मौलिक रूप से भिन्न है। जब भूकंपीय तरंगें किसी मानक पर्वत से गुजरती हैं, तो वे चट्टान के घनत्व और संरचना के आधार पर अनुमानित तरीकों से व्यवहार करती हैं। कैलाश पर्वत पर तरंगों का व्यवहार भिन्न होता है। वे उन स्थानों पर धीमी हो जाती हैं जहां उन्हें तेज होना चाहिए, और वे ऐसे पैटर्न में परावर्तित होती हैं जो पर्वत के आंतरिक भाग में मौजूद बड़े खोखले या अर्ध खोखले स्थानों के अनुरूप होते हैं। अध्ययन में इन स्थानों को कक्ष कहने से परहेज किया गया, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि आंकड़ों को केवल मानक भूवैज्ञानिक संरचना द्वारा ही नहीं समझाया जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वायुमंडलीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक अलग लेकिन संबंधित निष्कर्ष प्रकाशित किया। 2023 और 2025 के बीच विभिन्न मौसमों में ली गई उपग्रह थर्मल इमेजिंग का उपयोग करते हुए उन्होंने पाया कि कैलाश पर्वत के शिखर के आसपास तापमान प्रवणता उस तरह से व्यवहार नहीं करती जैसा उसे करना चाहिए। पर्वत की ऊपरी सतहें ऊष्मा को ऐसे पैटर्न में बनाए रखती हैं जो आसपास की चट्टानों के प्रकार और ऊंचाई के अनुरूप नहीं हैं। शिखर के पास ऐसे क्षेत्र हैं जहां तापमान में इस तरह से उतार चढ़ाव होता है जिसका कोई स्पष्ट मौसम संबंधी कारण नहीं है। शोधकर्ताओं ने बताया कि तापमान में ये असामान्यताएं उन असाधारण रूप से अप्रत्याशित तूफानों के स्थान के अनुरूप हैं जिनकी रिपोर्ट पर्वतारोहियों ने हमेशा की है। ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वत की ऊपरी संरचना वायुमंडल के साथ इस तरह से परस्पर क्रिया कर रही है जिसका वर्तमान विज्ञान पूरी तरह से हिसाब नहीं लगा पाता है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्च 2026 में भारतीय सरकार ने तिब्बती सांस्कृतिक संरक्षण समूहों के सहयोग से कैलाश क्षेत्र पर विशेष रूप से केंद्रित एक समर्पित वैज्ञानिक और सांस्कृतिक अनुसंधान समिति के गठन की आधिकारिक घोषणा की। इस समिति में भूवैज्ञानिक, पुरातत्वविद, वायुमंडलीय वैज्ञानिक और हिंदू एवं बोन मठ परंपराओं के प्रतिनिधि शामिल हैं, और इन्हें उन आंकड़ों तक पहुंच और सर्वेक्षण की अनुमति दी गई है जो पहले स्वतंत्र शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं थी। उनकी पहली पूर्ण रिपोर्ट 2026 के अंत में आने की उम्मीद है। इतिहास में पहली बार कैलाश के रहस्य को गंभीरता से लिया जा रहा है, न केवल आध्यात्मिक समुदायों द्वारा बल्कि सरकारी और संस्थागत वैज्ञानिक स्तर पर भी। 3D स्कैन ने सब कुछ बदल दिया। फरवरी 2026 में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण जनादेश के तहत काम कर रही एक यूरोपीय एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म से संबद्ध शोधकर्ताओं की एक टीम ने कैलाश पर्वत की बाहरी सतह का पहला व्यापक उच्च रेजोल्यूशन 3D स्कैन पूरा किया। ड्रोन सिस्टम पर लगे लिडार तकनीक और उपग्रह आधारित फोटोग्रामेट्री के संयोजन का उपयोग करते हुए उन्होंने सेंटीमीटर के भीतर सटीक रिजोल्यूशन के साथ पर्वत की सतह का एक विस्तृत त्रिआयामी मॉडल तैयार किया। स्कैन से जो खुलासा हुआ है उसने शोध समुदाय को चुपचाप चौंका दिया है। भले ही मुख्यधारा के मीडिया ने इस पर पूरी तरह से रिपोर्ट करने में देरी की हो, कैलाश पर्वत के चारों मुख केवल लगभग सममित नहीं है। स्कैन से प्राप्त मापों के अनुसार चारों फलकों के बीच कोणीय विचलन 1 डिग्री से कम है। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ यह है
कि यह पर्वत पृथ्वी पर मौजूद लगभग किसी भी प्राकृतिक संरचना की तुलना में ज्यामितीय रूप से पूर्ण पिरामिड के अधिक करीब है, जिसका औपचारिक रूप से मापन किया गया है। तुलना के लिए यहां तक कि गीजा का महान पिरामिड, जिसे मानव हाथों द्वारा अथक परिश्रम और सटीकता के साथ बनाया गया था, उसके फलकों के बीच कोणीय विचलन कैलाश की तुलना में थोड़ा अधिक है। स्कैन से एक ऐसी बात भी सामने आई है जिसका जमीनी अवलोकन हमेशा से संकेत देता रहा है, लेकिन इतने विस्तृत रूप से कभी पुष्टि नहीं हुई थी। पहाड़ की चारों सतहों पर उल्लेखनीय रूप से नियमित अंतराल पर क्षैतिज लकीरों की एक श्रृंखला फैली हुई है। ये लकीरें बेतरतीब नहीं हैं, वे एक निश्चित अंतराल पर इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि वे मिस्र, मध्य अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली प्राचीन पिरामिड संरचनाओं में देखी जाने वाली सीढ़ीदार या सीढ़ीदार निर्माण शैली को कहीं अधिक बड़े पैमाने पर प्रतिबिंबित करते हैं। ये लकीरें विभेदक अपरदन, प्राकृतिक भूवैज्ञानिक स्तरीकरण प्रक्रिया या किसी अन्य चीज का परिणाम हैं या नहीं, यह केवल स्कैन डेटा से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनकी नियमितता को मानक अपरदन पैटर्न द्वारा आसानी से समझाया नहीं जा सकता है, जो चारों सतहों पर एक साथ सुसंगत क्षैतिज बैंडिंग के बजाय अनियमित विविध संरचनाएं उत्पन्न करते हैं। 3D मॉडल ने कैलाश के आसपास के पठार पर कई छोटी छोटी संरचनाओं की भी पहचान की है, जो पूर्ण स्कैन में ऊपर से देखने पर केंद्रीय शिखर के चारों ओर एक सुनियोजित ज्यामितीय व्यवस्था बनाती हुई प्रतीत होती हैं। रूसी शोधकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने 2 दशक पहले जमीनी अवलोकन के आधार पर कुछ इसी तरह का वर्णन किया था, जिसे काफी हद तक खारिज कर दिया गया था। अब स्कैन डेटा उनके मूल दावे की पुनः जांच के लिए एक मापने योग्य प्रलेखित आधार प्रदान करता है। यह व्यवस्था प्राकृतिक है या जानबूझकर बनाई गई है, यह एक अनसुलझा प्रश्न बना हुआ है, लेकिन अब इसे बिना गहन जांच पड़ताल के खारिज नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा पहाड़ है जिसका कोई हल नहीं निकल सकता। कैलाश पर्वत हजारों वर्षों से मानव की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र रहा है, और 2026 में यह जिज्ञासा अंततः उस स्तर की गंभीरता तक पहुंच गई है जो स्वयं इस रहस्य की गहराई के अनुरूप है। अब हमें सत्यापित उपग्रह आंकड़ों के माध्यम से पता चला है कि एशिया की 4 सबसे बड़ी नदियां इसी एक क्षेत्र से निकलती हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले वर्णित किया गया था। सदियों से चले आ रहे पर्वतारोहियों के दस्तावेजी वृत्तांतों से हम जानते हैं कि यह पर्वत सक्रिय रूप से शिखर पर पहुंचने का विरोध करता है, ऐसे तरीकों से जिन्हें अनुभवी पेशेवर भी समझा नहीं सकते। 2026 के संयुक्त भूवैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से हम जानते हैं कि पर्वत के आंतरिक भाग में ठोस चट्टान के अनुरूप भूकंपीय संकेत नहीं मिलते हैं, जो बड़े आंतरिक स्थानों की ओर दृढ़ता से इशारा करते हैं, जिनकी कभी खोज नहीं की गई है। थर्मल इमेजिंग के माध्यम से हम जानते हैं कि शिखर के आसपास का ऊपरी वायुमंडल ऐसे तरीकों से व्यवहार करता है जिनकी व्याख्या वर्तमान मौसम विज्ञान मॉडल नहीं कर सकते। और हम जानते हैं पर्वत की सतह के अब तक किए गए सबसे सटीक 3D स्कैन के माध्यम से कि कैलाश पर्वत ज्यामितीय रूप से इस ग्रह पर मापी गई लगभग किसी भी प्राकृतिक संरचना की तुलना में एक पूर्ण पिरामिड के अधिक करीब है, जिसमें चारों फलकों पर सममित क्षैतिज लकीरें और आसपास की संरचनाओं की एक व्यवस्था है जो ऊपर से देखने पर गैर यादृच्छिक प्रतीत होती है। हमें यह नहीं पता कि इन सब का क्या अर्थ है। बौन और हिंदू परंपराओं के भिक्षुओं के पास इसका उत्तर है। उनके पास यह उत्तर हमेशा से रहा है। उनके लिए कैलाश कोई भूवैज्ञानिक पहेली नहीं है जिसे सुलझाना बाकी है। यह एक ब्रह्मांडीय स्तंभ है, आयामों का मिलन बिंदु है, एक ऐसी संरचना है जिसकी उत्पत्ति लिखित मानव इतिहास से भी पहले की है।
और जिसका वास्तविक स्वरूप उन सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें केवल वैज्ञानिक उपकरण कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं सकते। विज्ञान अपनी ओर से अब इस प्रश्न को खारिज करने में सहज महसूस नहीं करता है। 2026 की शोध समिति वायुमंडलीय अध्ययन, भूकंपीय डेटा और 3D स्कैन ने सामूहिक रूप से कैलाश पर्वत को आध्यात्मिक किंवदंती की श्रेणी से निकालकर वास्तविक वैज्ञानिक विसंगति की श्रेणी में लाद दिया है। यह कोई छोटा बदलाव नहीं है। इस पर्वत ने हजारों वर्षों से अपने रहस्य छुपा रखे हैं। क्या 2026 उन रहस्यों के अंततः सामने आने की शुरुआत का प्रतीक है, या यह केवल वह क्षण है जब मानवता इतनी विनम्र हो गई कि उसने स्वीकार कर लिया कि वह जो देख रही है उसे समझ नहीं पा रही है? यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन एक बात को अब नकारा नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। यह कभी साधारण नहीं था, और जितना करीब से हम इसे देखते हैं यह उतना ही असाधारण होता जाता है। तो आपके विचार में कैलाश पर्वत पर वास्तव में क्या घटित हो रहा है? अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें।